चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं और ये दो टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसा है प्रॉपर्टीज है जो पूर्ण रूप से विलेय के संख्या के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वथनांक के उन्नयन को जानने से पहले, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है इसको जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है इस चीज़ को जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वथनांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्वथनांक समझ गए कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब, अर्थात द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए, अर्थात 1 atm के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते यहाँ पे हम एक शुद्ध द्रव लेते हैं, यहाँ पे हम लोग शुद्ध द्रव लेते हैं। यहाँ पे मान लेते ये द्रव में जल है, यहाँ पे ये द्रव में जल है जो रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पे ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस पे कुछ ना कुछ तो वाष्प तो होगा ही, क्योंकि लिक्विड है तो इसका कुछ ना कुछ तो वाष्प ज़रूर होगा। तो जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर में मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो है ये टेम्परेचर का है और ये जो है ये प्रेशर के लिए। ध्यान समझिएगा, ये टेम्परेचर के लिए और ये प्रेशर के लिए है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये जो है यहाँ पे ये जीरो होगा। तो मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ पर जो है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे इस जो प्योर लिक्विड का यानी लिक्विड में है तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कितना है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। और इसको हमको क्वथनांक का उन्नयन अर्थात इसको हमको वाष्प रूप में चेंज करना है, अर्थात उसको इतना गर्म करना है कि इसका जो वाष्प दाब है यह वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये प्रेशर है तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 atm दाब है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारा ये जो है ये 1 atm के लिए है। यहाँ पर ये जो है 1 atm के है। तो मान लें यहाँ पर ये जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे होगा। अब यहाँ से इसको अब धीरे धीरे अब इसको क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करते 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 एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये 1 atm पे पहुँच जाएगा। ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 1 atm तक पहुँच जाएगा। जब 1 atm तक पहुँच जाएगा तो ये यहाँ से जो यहाँ तक आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। यही हमारा जो है क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन में कह रहा है जिस द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना हो जाएगा हमारा, ये शुद्ध द्रव का, तो यहाँ पे हो जाएगा T0B हो जाएगा। यहाँ पे ये T0B हो गया। फिर मान लेते अब इसमें ये हमारा प्योर था, ये हमारा प्योर सोलवेंट के लिए हो गया, ये हमारा प्योर सोलवेंट के लिए हो गया, ये हमारा प्योर जो था वह सोलवेंट के लिए हो गया। इसमें अगर हम कोई विलेय को अगर इसमें मिला देते हैं, अगर इसमें हम विलेय को मिला देंगे तो यहाँ पे ये प्योर था, अब इसमें हम कोई विलेय मिला देंगे तो ये पहले कितना पर था, ये 25 डिग्री था। तो 25 डिग्री से अब इसका जो प्रेशर जो है अब कम हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे।
तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर अब कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर से हम अलग से कोई दूसरा क्वांटिटी मिला दिए हैं, वीलियम मिला दिए हैं। तो वीलियम मिला दिए तो इसका जो पहले से जो प्रेशर था, प्रेशर इसका कम हो जाएगा। तो अब इसको 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको उससे ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसको धीरे धीरे अब इसको यहाँ से यहाँ पे इसका मान लेते होगा उससे कम प्रेशर होगा, यहाँ पे उसका प्रेशर था, यहाँ पे ये हो गया। तो इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, तो ये यहाँ पर आकर के फाइनली ये यहाँ पर आएगा, तो ये 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के ये 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसको हम लोग क्या कौन चीज़ बोलेंगे, इसको हम लोग TB बोलेंगे। अर्थात TB ये विलियन का लिए हो गया, क्योंकि ये जो था सिर्फ ये जो T0 है, ये T0 ये सिर्फ कौन चीज़ के लिए, ये हमारा सिर्फ विलायक के लिए है, जो शुद्ध प्योर के लिए है। और यहाँ पर जब उसमें विलियम मिला देंगे तो उसको 1 एटीएम प्रेशर तक पहुँचाने के लिए टेम्परेचर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो शुद्ध अवस्था में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह TB0 है, और जब विलियन में जब उसमें हम विलियम को मिला देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट TB हो जाएगा। तो ये TB0 से कहाँ तक पहुँच रहा है, TB तक पहुँच रहा है। तो ये इसके बीच में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो इतना का अंतर हो रहा है, पहले ये TB0 था, बाद में ये TB हो गया। तो इसके बीच में ये इतना अंतर आ रहा है, यही चीज़ को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसको ये इस चीज़ को हम लोग डेल्टा TB से सूचित करते हैं। इस चीज़ को हम लोग डेल्टा TB से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को कितना पहले शुद्ध अवस्था में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, कितना पर ये बॉयल हो जा रहा था, और जब इसमें व्हील या कोई पदार्थ को मिला देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, उसके बीच में कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB को ही हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। चलिए इसके ग्राफ को बढ़िया से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ, यहाँ पे जो ये है टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, और ये यहाँ पर हमारा प्रेशर का ग्राफ है, और ये 1 एटीएम का है, और ये हमारा सोलवेंट का है। तो यहाँ पे ये प्रेशर है, जब इसको गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर 1 एटीएम तक पहुँच गया। तो ये कितना है हमारा TB0 है। और फिर जब इसको सॉल्यूशन में जब इसको विलियम मिला दिया गया, तो ये यहाँ पर जा कर के ये यहाँ से कट रहा है, तो इसको हम लोग TB कहेंगे। और ये जो दोनों के बीच का अंतर है, इसको हम लोग डेल्टा TB कहते हैं। तो यही डेल्टा TB क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यही डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB0, अर्थात ये सीधी सी बात है, जो ज़्यादा है TB। अब यहाँ पे ये TB0 टेम्परेचर कम है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और TB का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो डेल्टा TB निकालने के लिए ज़्यादा वाला में से कम वाला को हम लोग घटा देते, तो ज़्यादा TB होगा, क्योंकि TB का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और TB0 का टेम्परेचर कम होगा। तो TB माइनस TB0, जहाँ डेल्टा TB है, डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन है, अर्थात एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पर जो TB है ये विलियन का क्वथनांक है, अर्थात जो TB है ये हमारा विलियन का क्वथनांक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये TB है विलियन का क्वथनांक, और यहाँ पर TB0 जो है विलायक का क्वथनांक है। यहाँ पर जो TB0 है वो विलायक का क्वथनांक है। तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था। तो चलिए क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को पढ़ते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, तो यहाँ पर देखते हैं क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट अपने नियम में कहता है किसी विलियन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलियन के क्वथनांक का उन्नयन विलिय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग जो अभी निकाले हैं डेल्टा TB, तो डेल्टा TB जो विलिय होगा, विलिय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होगा। डेल्टा TB समानुपाती हो जाता है M के, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजिंग आता है वह विलिय को मिलाने के बाद आता है। तो यहाँ पर जो
मोलल सांद्रता हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मोलल सांद्रता एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, एक ऐसा सांद्रता पद है जो उसमें विलेय का कंपेयर हम लोग विलेयता से करते हैं। इसमें विलेय का कंपेयर हम लोग विलेयता से करते हैं, ना कि विलियन से करते हैं। तो यहाँ पे किसी विलेय में किसी विलायक में विलेय को मिला देने के बाद उसके टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाता है या बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं विलेय के मोलल सांद्रता को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूर्ण रूप से विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा टी बी समानुपाती एम, ये क्वथनांक का उन्नयन राउल्ट नियम के अनुसार से है। अगर यहाँ पे हम लोग अब मैथमेटिकली जानते हैं, अगर यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिए, डेल्टा टी बी बराबर के बी एम हो गया। के बी यहाँ पे एक स्थिरांक है और यहाँ पे एम मोलल सांद्रता बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सूत्र होता है मोलल सांद्रता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक के भार केजी में, बटा विलायक के भार केजी में। तो यहाँ पे अगर एम के जगह पे ये मान को रख देते हैं, एम के जगह पे ये मान रखेंगे तो हमारा जो मान है फाइनली इतना आएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एन बाई भार केजी में। अब यहाँ पे एन बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं मोलों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे जो एन है यह विलेय की मोलों की संख्या है। तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर जो सूत्र होता है यहाँ पर विलेय का भार ग्राम में और बटा यहाँ पे एम नॉट है जो आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है, या इसको हम लोग मोलल द्रव्यमान भी कहते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर जो सूत्र होता है मोलों की संख्या, एन जो है वह मोलों की संख्या को दर्शाता है। तो एन बराबर मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है। तो एन के जगह पे हम लोग डब्ल्यू बाई एम नॉट रख देंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई एम नॉट हो गया। तो डेल्टा टी बराबर अब यहाँ पे हो गया के बी बराबर डब्ल्यू बटा एम नॉट गुने डब्ल्यू केजी। अब यहाँ पर केजी है तो केजी को हम लोग ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो सिंपल सी है, वहाँ पे 1000 से हम लोग गुना करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी डब्लू गुने 1000 बटा एम नॉट गुने डब्लू जी हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा फाइनल क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट के जो नियम है, राउल्ट के नियम से हम लोग का फाइनल इतना इक्वेशन निकलता है जो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए जो के बी है, के बी को हम लोग क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एम नॉट जो है, एम नॉट जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो डब्लू है ग्राम में वह विलायक का भार है, और जो डब्लू है वह डब्लू विलेय यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन डब्लू जो है डब्लू विलेय का भार है। जो सीधा डब्लू है जिसमें ग्राम नहीं लगा हुआ है वह विलेय का भार है। तो यहाँ पे फाइनली जो क्वथनांक का जो उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन खत्म हो गया। आई होप कि ये क्वथनांक का उन्नयन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हिमांक का अवनमन। जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा नंबर है, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी हिमांक का अवनमन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को हिमांक समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन का हिमांक, यहाँ पर देखिए किसी विलयन का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं, जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं, और द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। और यहाँ पर जो द्रव का जो वाष्प दाब है ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर कोई लोग कहेंगे कि ठोस के वाष्प दाब यानी ठोस के दाब कहाँ होते हैं, तो ठोस में जो है वाष्प दाब होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं, जितने भी सारे पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ में वाष्प दाब होते हैं। किसी में वाष्प दाब ज़्यादा होते थे, किसी में वाष्प दाब कम होते। तो ठोस के भी वाष्प दाब होते हैं लेकिन ठोस के वाष्प दाब बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव का वाष्प दाब है वह ठोस के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाता है उसी को हम लोग हिमांक का अवनमन करते हैं। अर्थात इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है, अर्थात इसमें जो है हमारा टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात द्रव से ठोस अवस्था में आता है। इसमें द्रव से जो है ठोस अवस्था में
जाता है। और ये चीज़ भी हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एक लिक्विड लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक लिक्विड है, ये हमारा एक लिक्विड है, और एक यहाँ पे हम लोग एक ठोस लेते हैं, एक यहाँ पे हम लोग ठोस लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक ठोस लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग ठोस लिए और यहाँ पे एक हम लोग लिक्विड लिए, और यहाँ पे दे रहा है कि वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी नहीं वह हिमांक कहलाएगा, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर जो ऊपर होगा हमारा प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो नीचे होगा इसका ये टेम्परेचर होगा, ये प्रेशर होगा और ये टेम्परेचर होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो ये सॉलिड है, सॉलिड का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड है, यहाँ पर जो ठोस है, इसका जो ये जो प्रेशर है ये बहुत जल्दी यानी घट जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर तो बहुत कम रहता है, और जब रखेंगे तो ये इसमें प्रेशर जो है इसका बहुत जल्दी घटता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं ऊपर से ऐसे घटता हुआ दिखाई देगा, ये ऊपर से ऐसे घटता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा सॉलिड के लिए है, यहाँ पर सॉलिड के लिए। और यहाँ पर जो ये लिक्विड है, यहाँ पर ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तो इसको ठंडा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे अब क्या होगा, ऐसे ये धीरे धीरे ठंडा होते होते ये आ जाएगा यहाँ पर ठोस के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारा था ये लिक्विड के लिए था, ये जो हमारा था ये लिक्विड का है। इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को, जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। याद रखना है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है द्रव का वाष्प दाब जब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसी को हम लोग हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिड का जो वाष्प दाब है वह लिक्विड के वाष्प दाब यहाँ पर फाइनली आकर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो बिंदु है यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, TF नॉट बोलेंगे। ये शुद्ध अवस्था का है, ये प्योर लिक्विड का है, तो इसको हम लोग TF नॉट कहेंगे। तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब इसका हिमांक जो है ठोस के वाष्प दाब के जब द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर घटाएंगे और घटाते घटाते एक ऐसा समय आएगा कि ये सॉलिड के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा प्योर लिक्विड का। अब इस लिक्विड में ध्यान दीजिएगा, अब इस लिक्विड में हम वी लेयर को मिला देते हैं। इस लिक्विड में हम क्या करते हैं, वी लेयर को मिला देते हैं। तो वी लेयर को उस लिक्विड में मिला देंगे तो ये विलियन बन जाएगा। तो विलियन बन जाएगा तो मान लेते इससे अब ज़्यादा इसका क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए और प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको ऊपर से धीरे धीरे अब इसको ठंडा करते आएंगे, ठंडा करते आएंगे। तो ठंडा करते करते अब एक ऐसा समय आएगा जो यहाँ पर ये भी सॉलिड के क्या हो जाएगा, सॉलिड के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन चीज़ के लिए हो गया, ये सॉल्यूशन के लिए हो गया, ये जो है हमारा सॉल्यूशन के लिए हो गया। तो फाइनली यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं TF कहते हैं, इसको हम लोग TF कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है, ये जो द्रव का वाष्प दाब है, ये ठोस के वाष्प दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ और ये लिक्विड का यानी द्रव का हिमांक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो है ये दोनों के बीच में जो चेंजिंग हुआ है, कितना का चेंजिंग हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं कि ये जो प्योर स्टेट में था इसका हिमांक, और जब वो उसको जब सॉल्यूशन बना दिए उसमें कुछ वीलिया की मात्रा को मिला दिए तो उसका हिमांक में जो है परिवर्तन हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अवनमन, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TF से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा
TF से सूचित करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो चलिए इसके ग्राफ को ये समझ गए होंगे, चलिए इसका फ्रेश ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारा है, सॉरी, ये जो हमारा है ये हमारा है सॉलिड का है, और ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है जो यहाँ पर आकर के क्या हो जा रहा है, इसका बराबर हो जा रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है। तो ये लिक्विड का है जिसको हम लोग TF0 कहते हैं। लिक्विड का ये फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF0 कहते हैं, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो यहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग TF कहेंगे, और यहाँ पर जो TF कहेंगे। तो और ये जो दोनों के बीच में जो अंतर होता है यही चीज़ को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF0 माइनस TF। अब यहाँ पर जो होगा इसका टेम्परेचर TF0 टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर TF0 टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा और TF टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं TF जो क्या है इस साइड है और TF आगे है। तो यहाँ पर TF टेम्परेचर कम होगा और TF0 का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे जो डेल्टा TF है ये हिमांक का अवनमन कहलाता है, और TF0 जो है विलायक का हिमांक है। जो TF0 है वह विलायक का अर्थात जो लिक्विड सोलवेंट है उसका हिमांक है, और TF जो है विलियन का हिमांक है। अब ये विलियन का हिमांक है, और यहाँ पर हिमांक के अवनमन के लिए भी राउल्ट ने एक नियम दिया था। तो चलिए हिमांक के अवनमन के लिए जो राउल्ट का नियम है उस राउल्ट के नियम को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन में अउड़नशील विलय को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन विलय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। जो वहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन था, क्वथनांक के उन्नयन में भी क्वथनांक का उन्नयन उसके विलय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें हिमांक के लिए हिमांक का अवनमन विलय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है राउल्ट नियम के अनुसार से। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा TF, जो डेल्टा TF निकाले थे वह हिमांक का अवनमन था, समानुपाती हो जाएगा M जो मोलर सांद्रता है। तो यहाँ पे मोलर सांद्रता M बराबर हम लोग सूत्र, यहाँ पे जो समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती हटाने के बाद हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे KF कांस्टेंट लगा दिए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं मोलर सांद्रता बराबर M बराबर जो होता है विलयक की मोलों की संख्या बटा विलायक का भार kg में होना चाहिए। विलायक का भार kg या ग्राम, अगर ग्राम है तो यहाँ पे 1000 से हम लोग गुना करा देते हैं। तो अब यहाँ पे M के जगह पे ये M के मान को रख देंगे। तो मान जब रखेंगे तो यहाँ पे KF बराबर आ जाएगा, सॉरी डेल्टा TF बराबर आ जाएगा KF इंटू N/W kg। अब यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलय का भार ग्राम में बटा विलय का आणविक द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर N बराबर W बटा जो W है जो विलय का भार होगा, और M0 जो है वह विलय का आणविक द्रव्यमान होगा। तो N के जगह पे ये अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ पे ये जो इसका आएगा ये आ जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू W बटा M0 गुने W kg। यहाँ पर जो W kg है, kg को हम लोग ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 1000 से गुना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा TF बराबर KF इंटू W इंटू 1000 बट्टा M0 गुने W ग्राम। तो यहाँ पर जो हिमांक के अवनमन के लिए जो फाइनल जो समीकरण होता है वो फाइनल समीकरण इतना होता है। तो यहाँ पर जो KF है, KF हिमांक स्थिरांक है। KF को हम लोग हिमांक स्थिरांक कहते हैं, या इसको हम लोग मोलर हिमांक स्थिरांक भी कहते हैं। जो W है यहाँ पर W है, W विलय का भार है। M0 जो है विलय का आणविक द्रव्यमान है, और W ग्राम जो है विलायक का भार है। तो यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर जो फाइनली जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों खत्म हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों खत्म हो गया। अब लास्ट जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचा है वो है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर, प्रासरणी दाब। तो जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे प्रासरणी दाब।
तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ये जो दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ एक में जो है हमारा डेल्टा, यहाँ पर जो एक है हमारा डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ है। तो एक यहाँ पे आपको डेल्टा टी एफ है और एक जो है डेल्टा टी बी है। तो एक जो है हमारा डेल्टा टी बी है और एक जो है हमारा डेल्टा टी एफ है। तो डेल्टा टी एफ में है टी एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और एक जो है हमारा वो है टी बी माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में पहले जो शुद्ध अवस्था में से जो होगा टी एफ नॉट अर्थात वी लायक का अर्थात जो लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें से वी लेयर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा करके डेल्टा टी एफ का मान निकाला जाता है। और डेल्टा टी बी में बॉइलिंग पॉइंट में विलियन के बॉइलिंग पॉइंट में से जो वी लायक होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, जो प्योर स्टेट में जो लिक्विड होते हैं, उसके जो होता है बॉइलिंग पॉइंट को घटा करके डेल्टा टी बी का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, डेल्टा टी एफ में डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और यहाँ पे डेल्टा टी बी में डेल्टा टी बी में टी बी माइनस टी बी नॉट। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अनुसंख्यक गुणधर्म के चौथे के साथ जो प्रासरणी दाब, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसके साथ।